होप आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाइथन लाइब्रेरीज़ का। जिस तरह हम पहले कुछ डिस्कशन में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी मशीन लर्निंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितने भी एल्गोरिदम इस्तेमाल हुए हैं या डीप लर्निंग के अंदर इनमें 90% जो काम है वो लाइब्रेरीज़ का होता है। लाइब्रेरीज़ का मतलब ये है कि लोगों ने पहले काम किए हुए हैं और उन काम को आपने रीडू नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना है कि जो पहले काम हो चुका है, आप उसको आप ही करें। लोगों ने ये किया है कि पहले काम करके और उसको लाइब्रेरी के अंदर डाल दिया और अब आपको अगर वो इस्तेमाल करना है वो काम, तो आप वो लाइब्रेरी को पुल कर सकते हैं। मसलन अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके पास मैं कहता हूँ कि अच्छा आपके पास अगर 1 में अगर आपने 1 जमा करना है, तो इसका 2 जवाब आ जाता है। फिर 1 में अगर आपने 2 जमा करना है तो 3 जवाब आएगा। फिर 1 में अगर आपने 3 जमा करना है तो 4 जवाब आए ऐसा करते अगर आपने 1 में 1 मिलियन जमा करना है, ठीक है? तो उसका क्या जवाब आएगा, ठीक है ना? अब ये वाला काम जो है ना वो बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस के अंदर यही है कि आप लूप ही चढ़ाते हैं। मतलब आप एक्स कहते हैं कि इक्वल 1 है, वाई इक्वल जो है वो है 1 टू 1 मिलियन है, ठीक है? और ज़ी जो है ना, वो है एक्स प्लस वाई, ठीक है? अब ये काम करने के लिए आप एक कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं, उसके ऊपर आप लूप डाल देते हैं, तो वो आपको जो है ना मिलियन टाइम जमा करके सारी वैल्यू दे देता है, ठीक है? इसको उन्होंने एक प्रोग्राम लिख के एक लाइब्रेरी में डाल दिया, ठीक है? अब लाइब्रेरी का नाम उसने रख दिया लेट्स से कि आपने कह दिया कि एडिशन लूप, ठीक है? एडिशन ये लाइब्रेरी बन गई। तो उन्होंने ये लाइब्रेरी पब्लिक के लिए आम कर दी, ठीक है? अब आप जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है? जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा और आपको ये ज़रूरत पड़ी कि आपने कोई एक ऐसा काम करना है जिसके अंदर आपने मिलियन टाइम एडिशंस करनी है, तो बजाय इसके कि आप अपना ये काम करें, आप इस लाइब्रेरी को कॉल करते हैं, ठीक है? कॉल दिस लाइब्रेरी, ठीक है? उसके अंदर ये आपके पास ऑप्शंस होती है कि आपने जो एक्स की वैल्यू है वो 1 ना लिखें, वो एक्स की वैल्यू जो है ना, वो बेशक चेंज कर दें, 2 कर दें। जो वाई की वैल्यू है वो 1 ना करें, 1 से मिलियन तक जमा ना करें, 1 से मिलियन तक ना करें, वो आप 10 100 से ना आप 10,000 तक कर लें। और ज़ी की जो वैल्यू है, वो एक्स प्लस वाई बेशक ना करें, वो एक्स ओवर वाई कर सकते हैं या एक्स माइनस वाई कर सकते हैं। तो लाइब्रेरीज़ के अंदर ये जो है ना कैपेबिलिटी दी होती हैं। तो इन लाइब्रेरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, जब आप मशीन लर्निंग के अंदर एक एल्गोरिदम लिखते हैं, तो बेसिकली फिर आपको जो काम पहले हो चुका होता है, वो काम नहीं करना होता, बल्कि आपको वो लाइब्रेरी कॉल करनी होती है, ठीक है? लेकिन उस लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए उस लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको लाइब्रेरी क्यों चाहिए। मसलन अगर आपने ये काम करना है, एडिशन वाला काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये लाइब्रेरी की ज़रूरत है, ठीक है ना? इतना सारा काम है। अब बस मसलन मैं ये कहता हूँ कि मुझे मेरा काम ये है कि मैंने एक तो एडिशन करनी है, ठीक है? मैंने फिर सब्सट्रैक्शन भी करनी है, मैंने फिर डिवीज़न भी करनी है वगैरह-वगैरह, ठीक है? अब ये 3 की 3 लाइब्रेरी 3 डिफरेंट लाइब्रेरी भी हो सकती हैं, ये सारी की सारी एक ही लाइब्रेरी हो सकती है, ठीक है? एज़ लॉन्ग एज़ मुझे ये पता है कि मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न करनी है, तो जब मैं अपना प्रोग्राम लिखना है, तो उस प्रोग्राम के अंदर मैंने सिर्फ़ इस लाइब्रेरी को कॉल करना है, एज़ लॉन्ग एज़ मुझे पता है कि मैंने काम क्या करना है और उसके रिलेटेड लाइब्रेरी क्या है। तो इससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो वो इन द पास्ट वो जो हम अपना कोड लिखते थे, जो 1 से लेके 10,000 लाइनों तक का होता था कोड, वो अब 1 से लेके मेरा ख़्याल है 100 लाइनें तक हो गया, क्योंकि अब आपने लाइब्रेरीज़ को सिर्फ़ कॉल कर दिया। अब आपका जो बनता है, प्रोग्राम बनता है, वो आपने यही करना है कि लाइब्रेरी 1, लाइब्रेरी 2 ब्ला-ब्ला-ब्ला-ब्ला इतनी लाइब्रेरी कॉल की और फिर आपने उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया और आपका जो है ना वो पूरा का पूरा प्रोग्राम चल जाता है। अच्छा, ये तो हो गया लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट।
अब क्वेश्चन ये है कि हमें मशीन लर्निंग के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो हम काम करते हैं, जो मशीन लर्निंग के अंदर हम प्रोटोकॉल बनाते हैं, उसके अंदर कौन-सी लाइब्रेरीज़ हमें इस्तेमाल करनी होती हैं और वो लाइब्रेरी का मकसद क्या होता है? तो बिफोर वी डिग इन के जो जब आपको हम हैंड्स ऑन करवाते हैं कि आप को ये समझाएँगे कि अच्छा अब आपने मशीन लर्निंग का ये वाला एल्गोरिदम आपने इस्तेमाल करना है। मसलन अगर आप कहते हैं कि सुपरवाइज़्ड लर्निंग में हमने रिग्रेशन करना है या सुपरवाइज़्ड लर्निंग में अगर हमने केएनएन या के नियरेस्ट नेबर करना है, तो हम आपको बताएँगे कि कौन सी लाइब्रेरी इसके अंदर इस्तेमाल होती है। सबसे पहले ये लाइब्रेरी एक है नमपाई। नमपाई जो है ना ये एक स्टैटिस्टिकल लाइब्रेरी है जो कि पाइथन के अंदर किसी ने बनाई और इसको ओपन सोर्स कर दिया। इसका इस लाइब्रेरी के अंदर जो अगर आपको मैथमेटिकल फंक्शंस करने होते हैं, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन अगर आपने डिवीजन करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है, कुछ भी करना है, तो नमपाई जो है न्यूमेरिकल पाइथन, नमपाई का मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, तो इस लाइब्रेरी को आप कॉल कर सकते हैं और आप ये काम कर सकते हैं। मतलब या तो आप ये करें कि आप 2 ज़रब 2 को करें या आप 2 ज़रब 2 को करने के लिए आप सिर्फ़ इस लाइब्रेरी को कॉल कर लें और वो खुद आपके लिए ये कर देगा। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट एंड मैट्रिसेस। अब इसका क्या है कि मल्टी डायमेंशनल अरेज़, अरेज़ का क्या है कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 है। यहाँ पर आपको लिखा है 15 है, 18 है, 20 है, 21 है। अगर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि 1 को आपने 15 से करना है, फिर 1 को 18 से करना है, 1 को 20 से करना है, 1 को 21 से करना है, फिर 2 को 15 से, 2 को 18। तो इसको मैन्युअली करने के की बजाय आप इस लाइब्रेरी को कॉल कर लेते हैं। या फिर मैट्रिसेस, आपके पास हज़ारों के लिहाज से मैट्रिसेस होते हैं, उनको अगर आपने मल्टीप्लाई करना होता है तो इन लाइब्रेरी को आप जो है ना वो कॉल कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन के यूजुअली होता ये है कि आपके पास एक डेटा है, आप एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट के ऊपर ये कॉलम है और ये रोज़ हैं आपकी। तो डेटा को जो आपने मैनिपुलेट करना हो, मसलन आपने एक रो से 15वीं रो को सब्ट्रैक्ट करना है या 8वें कॉलम से 15वां कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना वगैरह वगैरह, जो भी आपने मामलात करने हैं वो जो है ना आप नंपाई के साथ आप कर सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज जो आप मॉडल बना रहे हैं आपको पता हो कि आपने कौन से फंक्शंस करने हैं, तो नंपाई जो है ना वो इसके अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए लाइब्रेरी है। उसके बाद आ गया साइपाई। साइपाई जो है ये भी एक स्टैटिस्टिकल लाइब्रेरी है। अब लोगों ने काम बाज़ का लोगों ने काम एक जैसे किए हुए हैं, मुख्तलिफ लाइब्रेरी के नाम दे दिए हुए हैं या लोगों ने काम किए हुए हैं और नया काम डाल के तो नई लाइब्रेरी का नाम दे दिया। अब ये भी स्टैटिस्टिकल लाइब्रेरी है, ये भी वही काम करती है जो पहले बताया। लेकिन इसके अंदर उन्होंने जो है ना वो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी डाल दी हुई है, ठीक है? लीनियर अलजेब्रा ऑप्टिमाइज़ेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब ये पुराने काम भी शायद उसके ऊपर हो रहे हों जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन ये वाली इसकी एक्सपर्टीज़ है कि वो फोरियर ट्रांसफॉर्म करेगी, सिग्नल प्रोसेसिंग करेंगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेगी, ऑप्टिमाइजेशन करेगी, तो इसलिए इसको साइफाई कहते हैं। तो पिछली वाली जो थी नमपाई थी साइफाई में इसमें फ़र्क थोड़ा-सा है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं इसके अंदर जो कि उसके अंदर नहीं है। तो मसलन अगर आपने एक मॉडल बनाना है, आपके पास ये सिग्नल अ, आपके पास आ रहे हैं और अगर आपने उसकी प्रोसेसिंग करनी है, मतलब सिग्नल की फॉर्म ये होती है, ठीक है? यूजुअली आपने देखा कि सिग्नल को आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है? फोरियर जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपको इस फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन में चले जाते हैं या टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। तो उसको करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल, मसलन अगर आप टाइम ये आपका है 1, 2, 3 सेकंड्स है और फ्रीक्वेंसी उसका उल्ट हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, या तो आप इसको फिज़िकली करें। अगर फिज़िकली नहीं करेंगे तो करना चाहे तो आप ये लाइब्रेरी कॉल करें, ये लाइब्रेरी का काम ही यही है कि इसको सिग्नल दें, उसको बताएँ कि इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म करें, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आ गया आपके पास पैंडास। पैंडास जो है ना दिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। इसको आपको बहुत बहुत शिद्दत के साथ इस्तेमाल करेंगे आप इन कमिंग वीडियोस के अंदर आप देखिएगा। ये क्या करता है कि ये फास्ट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ये डेटा फ्रेम बनाता है आपके लिए। मसलन अगर आपका
अ, अगर आपका डेटा है, ठीक है? ये अब आपका बिग डेटा है किसी एक फॉर्म के अंदर, ठीक है? तो इसमें ये डेटा फ्रेम आपको बना देता है कि ये डेटा कोई ख़ास फॉर्म के अंदर ले आता है, तो मेबी आप उसको जनाब उसके टॉप के डेटा पिक कर सकते हैं, बॉटम का डेटा पिक कर सकते हैं, यहाँ का कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, ठीक है? वाइडली यूज्ड इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब होता क्या है कि आपने जब आपके पास फाइनेंशियल डेटा आ रहा होता है, ठीक है? या इकोनॉमिक्स या कोई किसी कंपनी का डेटा आ रहा होता है, तो आपने देखा अच्छा यार मैंने जो है ना वो सिर्फ़ जनवरी का डेटा मुझे चाहिए, फरवरी का नहीं चाहिए। तो ये पैंडास लाइब्रेरी हैं जो कि डेटा को स्प्लिट करके आपको दे देती हैं, डेटा को मैनिपुलेट करती हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को ये डील कर सकते हैं। जितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा आपका, जितनी भी मल्टी डायमेंशनल डेटा होगा, वो आप इसको पैंडास के ज़रिए डील कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़रूरी है कि डेटा जो है वो किस स्ट्रक्चर क्या है, उसको किस तरह आपने स्ट्रक्चर कैसे करना है, कॉलम्स की फॉर्म में, रोज़ की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, फीचर्स की फॉर्म में, लेबल्स की फॉर्म में, वगैरह-वगैरह। और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये डेटा को चंक को उठा के हैंडल कर लेते हैं। मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, ठीक है? बहुत मिलियंस ऑफ उसके रोज़ हैं, तो आप उसको चंक में उठा लें। आपने 10,000 लाइनें उठाई, फिर 10,000 फिर उसको मैनिपुलेट किया, तो इससे चंक की फॉर्म में डेटा को आप उठा सकते हैं। तो ये भी एक स्टैटिस्टिकल एक एनालिसिस का टूल है, इसको पैंडास कहा जाता है और ये बहुत इफेक्टिवली यूज़ होता है मशीन लर्निंग के अंदर। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका डेटा किस किस्म का है और आप डेटा से करना क्या चाहते हैं। तो फिर आपको पता होगा कि ये वाले फंक्शंस हैं जो मुझे करने हैं, तो इस फंक्शन के लिए मुझे ये वाली लाइब्रेरी चाहिए। तो इसका मैटप्लॉट है। अब मैटप्लॉट का सिंपल जैसे अब नज़र ही आपको आ रहा है कि ये वाली लाइब्रेरी है, कि इस लाइब्रेरी को आपने ग्राफ़िक्स में इस्तेमाल किया, 2D ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन जब आपको डेटा में करनी है, उसमें कर सकते हैं। या डेटा को जब एक्सप्लेनेशन देनी हो, उसको प्लॉट-श्लॉट करना हो, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उसको प्लॉट करके बताना हो, वो लाइन की फॉर्म में हो सकता है, वो हो सकता है कॉलम इसमें की फॉर्म में हो सकता है, हिस्टोग्राम की फॉर्म में होता है, वो कर्व फिटिंग उसके ऊपर आप कर सकते हैं, कुछ भी करना हो, तो ये वाले वो सर आपको याद है कि जब आप एक्सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है? और एक्सेल के अंदर आपके पास ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो आप उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है? और या आप उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है? जो भी आपने करना होता है। तो यही काम जो है ना आप सिर्फ़ लाइब्रेरी कर देते हैं जिसको अपने मैटप्लॉट लाइब्रेरी बोलते हैं। आपको अगर ये पता हो कि मैंने डेटा को प्लॉट करना है तो आपको ये लाइब्रेरी कॉल करनी पड़ेगी और आप उसको प्लॉट करेंगे। ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बाद में वन बाय वन कि करनी कैसे है। साइकिट-लर्न है। अब ये जो मशीन लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, ये स्टैंडर्ड डेटा सेट जो है ना, वो जब इनिशियल ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर सुपरवाइज़्ड और अनसुपरवाइज़्ड की लर्निंग जो हमारे मॉडल बनते हैं, उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। ये साइंटिफिक कंप्यूटेशन करने में इस्तेमाल होता है। जितनी भी किस्म की आपको कैलकुलेशन करनी होती है, मसलन आपके पास अगर एक डेटा है, ठीक है? और उसके ऊपर एक्स वैल्यू है, वाई वैल्यू है। अगर आपने लेट्स से कि आप चाहते हैं कि आपका एक्स स्क्वायर आप इसकी वैल्यू चाहिए, या आपको एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, या आपको 1/x चाहिए, या 1/x स्क्वायर रूट चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी आपने करने होते हैं, ये जितने भी मैथमेटिकल करने हैं वो आप साइकिट लर्न से भी कर सकते हैं। और ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में इस्तेमाल होता है। और फीचर सिलेक्शन, पैरामीटर्स ट्यूनिंग एंड मॉडल एवोल्यूशन के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। मसलन फीचर सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास ये डेटा है, ठीक है? और ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है? लेट्स से ये हाइट है, ये वेट है, ये ब्लड प्रेशर है, ये वाले इसके फीचर हैं। तो ये आपको हेल्प करता है कि अच्छा अगर आपने हाइट और वेट को सिलेक्ट करना है, तो ये आपको कहेगा अच्छा जी आप ये कॉलम सेलेक्ट कर लें, या अगर आपने ब्लड प्रेशर को सिलेक्ट करना है, तो फीचर सिलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। पैरामीटर ट्यूनिंग में ये इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर आपने ये मॉडल बनाया और आपका मॉडल जो है ना वो इस किस्म का बन रहा है, तो आप कहते हैं नहीं यार मैंने इसको ज़रा बेटर ट्यून करना है, तो फिर आपको ये साइकिल-लर्न जो है ना, साइकिट-लर्न है, ये आपको हेल्प करता है कि मॉडल को आप बेटर कैसे कर सकते हैं और मॉडल इवैल्यूएशंस के अंदर। तो ये सारी साइंटिफिक कंप्यूटेशन वगैरह जितनी भी आप करते हैं, सुपरवाइज़, अनसुपरवाइज़, फीचर सिलेक्शन, पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह, तो आप इसको साइकिट-लर्न की लाइब्रेरी आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ गया टेंसरफ्लो। अब टेंसरफ्लो इज़ अ ब्यूटीफुल एक लाइब्रेरी है जो कि गूगल ने बनाई है। इसका काम ही सिर्फ़ ये है
कि ये मैट्रिसेस को डील करता है, ठीक है? आपके पास मैट्रिसेस हैं, ठीक है? और इसको मल्टीप्लाई करना, इसको सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, व्हाटएवर, इसका न्यूरल नेटवर्क के ऊपर आपको दिखाएँगे कि इसका सबसे ज़्यादा काम यही है कि ये मैट्रिसेस को जो है ना वो डील करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी इसका करता है, विजुअलाइज़ करने में भी हेल्प करता है। मसलन अगर मैंने जब आपने पहला कोर्स लिया था तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि y इक्वल्स mx प्लस c, ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? लेकिन अगर अच्छा ये कह लें कि ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर आपके पास डेटा इस किस्म का है कि बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ठीक है? तो ये वाला m जो है ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा, m1 m2 m3, ठीक है? और x जो है ना ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा, x1 x2 x3, ठीक है? इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप फिर टेंसर फ्लो जो है ना वो आप इस्तेमाल करते हैं। वेरी इफेक्टिव, वेरी रोबस्ट लाइब्रेरी, जो कि आप डीप लर्निंग के अंदर आप इसको देखेंगे कि डीप लर्निंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है जब आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? आपने पहले लेसन में देखा होगा कि आपके पास न्यूरॉन है तो आपके पास ये जब इनपुट आती होती है मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के ऊपर मुख्तलिफ हिडन लेयर्स इस्तेमाल करते हैं, फिर यहाँ से जब ये सारे जितना भी है ये आउटपुट जब आती है तो ये जितनी भी मैनिपुलेशन हो रही होती है ये सारा का सारा ये है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, जिसके अंदर ये वेट है, ये इनपुट है, ये आपका बाइस है। तो जितनी ये मैनिपुलेशन हो रही होती है ये सारी की सारी आप टेंसर फ्लो के जरिए, टेंसर का मतलब यही है, मतलब अगर आपके पास वो 1D मैट्रिक्स है यानी कि आप कहते हैं कि z इक्वल x1i प्लस x2j प्लस x3k, लेकिन अगर ये मल्टी डायमेंशनल हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो टेंसर बन जाता है। वन डायमेंशनल में वेक्टर है, 2 3 4 5 डायमेंशन हो जाए तो वो टेंसर बन जाता है। टेंसर फ्लो आप इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास मल्टी डायमेंशनल वेक्टर्स आ जाते हैं और आप न्यूरल नेटवर्क के अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। कीरास जो है ये भी बेसिकली एक टेंसर फ्लो की तरह का ही काम करता है, लेकिन अब कीरास और पहले पहले ये टेंसर फ्लो की एक लाइब्रेरी थी, अब उन्होंने कीरास और टेंसर फ्लो को इकट्ठा ही कर दिया। अब इसके ऊपर जो है ना वो कीरास की लेयर चढ़ा दी है। तो केरास के अंदर जितना भी काम होता है पहले होता था वो अब टेंसर फ्लो का के साथ उसने बना दिया है। तो इसका भी बेसिकली वही काम है जो कि टेंसर फ्लो करता है। कुछ इसके एक्स्ट्रा से फीचर हैं जो कि इसके अंदर ऐड किए गए हैं, लेकिन इसके जो बेसिकली कंपैटिबल और बिल्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स बनाने में आपको हेल्प करता है। कंप्यूटिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा है। प्री प्रोसेस डेटा लाइक मतलब ये वाला बड़ा मशहूर जो डेटा है इसको प्री प्रोसेस अगर आपने करना हो, प्री प्रोसेसिंग करनी है, लाइक डेटा नॉर्मलाइज करना है, डेटा को आपने मिनिमाइज करना है, इसको अगर आपने डेटा को डिवाइड करना है, तो ये सारे के सारे काम जो है ना वो इससे आप कर सकते हैं। उसके बाद सी बॉन्ड है। सी बॉन्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए होता है, मतलब अगर आपके पास डेटा है तो आपने डेटा को सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है। आपने उसके जनाब वो उसने उसके प्लॉट आपने करने हैं, उसके आपने हिस्टोग्राम्स बनाने हैं, उसके आपने ये करना है, उसका मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह वगैरह, ये सारा जितना भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो आप सी बॉन्ड के साथ कर सकते हैं। फिर डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर भी काम इसका करता है कि आपने डेटा है उसको विजुअलाइज करना है, तो उसके लिए भी सी बॉर्ड इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेटेड विद द मैट प्लॉट लाइब्रेरी जो पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं उसके साथ ये इंटीग्रेट भी हो जाता है और काफ़ी सारे फीचर इनके कॉमन भी होते हैं। अब ये जो अभी मैंने लाइब्रेरीज बताई हैं 6-7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कर क्या रहे हैं। जिस तरह प्लॉटली है, ये आप अगर हीट मैप्स वगैरह आपको बनाना होगा तो आप ये वाली लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। डैशबोर्ड वगैरह बनाने के लिए ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। स्टैट्स मॉडल है वो पहले बात हो चुकी है कि जो फार्मूलाज वगैरह करते हैं, आर स्क्वायर वगैरह करनी है वगैरह, इसके लिए आप ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये पुरानी जो लाइब्रेरी पहले उसके अंदर भी काम होता है, लेकिन ये डिज़ाइन इस काम के लिए की हुई है अगर आपने स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाने हैं। इस तरह पाईटॉर्च है, इस ये बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है, इजी टू यूज इन एपीआई है। मल्टी डायमेंशनल अरे व्हिच कैन इवन बी यूज्ड इन जीपीयू, 200 प्लस स्टैटिस्टिकल फंक्शन डायनामिक कंप्यूटेशन।
तो आपने देखा कि पाइटॉर्च के अंदर भी मोर और लेस वही चीज़ें हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं, मतलब ये जीपीयू में इस्तेमाल करती है। अभी तक जो हमने काम कराया था आपको पता है सीपीयू पे हम काम कर रहे हैं। ये जीपीयू में भी काम करते हैं। इसके अंदर 200 प्लस स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। अगर आपको सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो शायद आपको एक ही लाइब्रेरी की ज़रूरत है पाइटॉर्च। उसको आप इस्तेमाल कर जितना भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सारा का सारा आप कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। अब बोह की एक लाइब्रेरी है, मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया हुआ, लेकिन ये एक लाइब्रेरी ऐसी जो कि इंटरैक्टिव लाइब्रेरीज़ में ही आती है, बट डिपेंड करता है कि अगर आपने फ्लैश या डिजेंगो आप अगर आपने करना है या मल्टीपल लैंग्वेजेज़ बाइंडिंग अगर आपने करनी है, जिस तरह जूलिया या आ रहा है, तो फिर आप इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल होती हैं लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होती है। XGBoost भी ऐसी एक लाइब्रेरी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि मैंने ये वाले काम करने हैं, तो वो XGBoost करते हैं ये, लेकिन इतनी ज़्यादा ये पॉपुलर है नहीं है। ये भी लाइब्रेरी वन ऑफ द गुड लाइब्रेरी जिसको आप प्रेडिक्शन एनालिसिस के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो इतना मैं आपको साफ बता दिया, तो जो बॉटम लाइन ये है कि जब आपको मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना है, ठीक है? आपके पास डेटा आएगा, ठीक है? डेटा को आपने क्लीन करना है, ठीक है? फिर आपने उसको विजुअलाइज़ करना है, विजुअल बनाने हैं, ठीक है? फिर आपने डेटा की सिलेक्शन करनी है कि ये आपका ट्रेनिंग डेटा है, ये आपका टेस्ट डेटा है, ये आपका प्रेडिक्शन के लिए डेटा है। फिर आपने मॉडल बनाने हैं, इसके अंदर कोई क्लासिफायर लगाएँ, जो भी करें। ये सारे के सारे काम जो है ना, बेसिकली ये आपने लाइब्रेरीज़ के ज़रिए करने होते हैं। सिर्फ़ आपने ये बताना है कि अच्छा मुझे लाइब्रेरी कौन-सी चाहिए, ये लाइब्रेरी 1, लाइब्रेरी 2, लाइब्रेरी 3। फिर आपने ये देखना है कि इन लाइब्रेरी के कौन से फंक्शन आपने इस्तेमाल करने हैं, वो फंक्शन आपने पुल अप करने हैं और आपका जो है ना ये सारा का सारा मॉडल आपका बन जाता है। तो वो जो काम आपका पहले 2000 लाइनों में होता था, वो शायद अब 20 लाइन्स में हो जाएगा, क्योंकि वो अब लाइब्रेरी करती है। तो ये बेसिकली लाइब्रेरी का काम है। अगेन आई रिपीट कि आप जो पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं, ये फ्रीवेयर लाइब्रेरी हैं, ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी हैं। इनका काम ये है कि ये वो वाले काम आपके लिए करती हैं जो कि काम आपने रिपीटली करने होते हैं। ये वो लोगों ने पहले ये काम कर चुके हैं, उन्होंने लाइब्रेरीज़ बना दी हैं। अगर आपको पता हो कि आपने ये काम करने हैं, तो इन लाइब्रेरीज़ को आपने पुल करना है। अगर आपने प्लॉट करना है, तो आपको पता होना चाहिए ये लाइब्रेरीज़ चाहिए। अगर आपको टेंसर्स के साथ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने डीप लर्निंग करनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है। अगर आपने सुपरवाइज़्ड लर्निंग के अंदर अगर आपने रिग्रेशन करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है कि कौन-सी लाइब्रेरी चाहिए, फिर सिर्फ़ आपने उस लाइब्रेरी को कॉल करना है और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम आपको एक अलग से इस क्लास में बताएँगे कि लाइब्रेरी को कॉल कैसे करते हैं, उसको पहले इंस्टॉल करना, फिर उसको कॉल करना, फिर उसको यूज़ करना। ये हर लाइब्रेरी का एक अलग से ट्यूटोरियल बनता है, वो इंशाल्लाह हम कमिंग डेज़ में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।